अस्सलाम वालेकुम रबिया, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड। पहले से बेहतर हूँ। ठीक है। और आपका लास्ट वीक कैसा गुजरा? थोड़ा मिक्स था। मैंने रिकॉर्ड लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी एटिंग को पेपर पर देखकर काफ़ी शर्म आ रही थी मुझे। ठीक है, ये बिल्कुल समझती हूँ मैं आपको। ऐसी चीज़ लिखना जो आप काफ़ी टाइम से छुपाती रही हो, शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि डिस्कम्फर्ट के बावजूद आपने अपना रिकॉर्ड लिखा है और इसको कंप्लीट करने की कोशिश भी की है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स रबिया। अब आप मुझे बताएंगे कि रिकॉर्ड बनाते हुए आपको अपने पैटर्न के बारे में कोई नई बात नोटिस हुई है? बिल्कुल, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिस दिन मैं ब्रेकफ़ास्ट या लंच स्किप करती हूँ ना, उस रात मेरा डिनर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और आप कहती थी कि आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। उस वाली एपिसोड के बारे में कुछ बताएँ जो आपने लिखा था? और भी आपने कहा था कि आपका ना जब कंट्रोल लूज़ होता है ना, तो आपको भूख के साथ-साथ आपका मूड भी अपसेट हो जाता है। तो ये क्या ये दोनों चीज़ें हुई थी? बिल्कुल, दोनों ही हुई थी। एक दिन मैं ऑफ़िस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था और दूसरे दिन कज़न ने मेरी पिक्चर्स देखकर कहा था कि मैं हेल्दी लग रही हूँ। हुँ, और मुझे लगा कि वो कह रही है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है। फिर आपने क्या किया रबिया? मैंने डिनर बहुत कम किया था उस दिन, और लेकिन रात को स्वीट्स और ब्रेड मैं खाती चली गई थी। उसके हुँ, बाद मैंने वॉमिटिंग कर ली। वॉमिटिंग के फ़ौरन बाद आपको फिर कैसा फ़ील हुआ? कुछ देर के लिए घबराहट मेरी कम हो गई थी और मेरा गिल्ट फिर से वापस आ गया था। यानी आपने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें नोटिस की हैं। पहला, आपने खाना कम खाया, फिर आपने कोई डिफ़िकल्ट फ़ीलिंग या बॉडी रिलेटेड कमेंट्स देखे और देन आपने उसके बाद कंट्रोल लूज़ करके खाना, फिर से वही गिल्ट और वॉमिटिंग स्टार्ट की। आज हम इसी पैटर्न को डिटेल में समझेंगे, ठीक है रबिया? सेशन के एंड तक मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रही हैं ना, उसका एक नाम है नफ्सियाती ज़बान में, उसका एक पैटर्न है और हम इस पैटर्न पर ना स्टेप बाय स्टेप काम किया जा सकता है। जी ठीक है। पिछले सेशन के बाद कोई सीवियर वीकनेस, बेहोशी, चेस्ट पेन या वॉमिटिंग कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं, बस वॉमिटिंग के बाद यूजुअल वीकनेस थी और गला मेरा सोर हुआ था। ठीक है। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स जो फिजिशियन की उसकी बात हुई थी? जी, जी, नेक्स्ट वीक की मिल गई है। बहुत अच्छा। अब हम फिज़िकल हेल्थ को मॉनिटर करने के साथ-साथ ना थेरेपी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा देख लेते हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ टर्म्स ब्रीफली मेंशन की थी। आज मैं उन्हें आराम से और आपकी अपनी एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ रबिया आपको। आपने बताया था कि कभी आप खाना स्टार्ट करती हैं, फिर शॉर्ट टाइम में नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा खा लेती हैं और उस वक़्त आपको लगता है कि आप ना चाहते हुए भी रुक नहीं पाती, मतलब सॉरी, चाहते हुए भी रुक नहीं पाती। हम अपनी नफ्सियाती ज़ुबान में ना इसे कहते हैं बिंज ईटिंग। ओके, बिंज का मतलब सिर्फ़ बहुत ज़्यादा खाना होता है? ठीक है, सिर्फ़ ज़्यादा खाना इनफ नहीं होता। बिंज ईटिंग में ना आम तौर पर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है कि पर्सन शॉर्ट टाइम में उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी खाता है जितनी वो आम तौर पर वक़्त में नहीं खाता। और क्या हुँ। होता है कि दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसे लगता है कि खाना उसके कंट्रोल में नहीं रहा और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कितना खाना है और ये कब रुक सकता है। मिसाल के तौर पर किसी शादी या ईद के डिनर में नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा खा लेना उसको हम बिंज नहीं कहते, क्योंकि वो सिर्फ़ हम नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जब पर्सन खुद से कह रहा हो ना बार-बार कि अब रुक जाना चाहिए, जब पेट भी फुल हो जाए, लेकिन फिर भी उसका अपने आप पर कंट्रोल ना हो, वो इतना खा ले कि एकदम उसको इतना हैवी फ़ील हो और उसको वॉमिट जैसा फ़ील आना शुरू हो जाए। तो उसमें होता है कि उसको ये एक बिंज का उसका साइकिल चल रहा होता है कि उसको पहले तो वो खाता जाता है और उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। अब आपको कुछ समझ आई है? बिल्कुल मेरे साथ यही होता है। मैं खुद को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी दूसरी चीज़ें उठाकर खा लेती हूँ। अच्छा रबिया, मैं बताती हूँ कि एक्चुअली बिंज ईटिंग के दौरान होता क्या है। कुछ लोग ना बहुत जल्दी खाते हैं और पेट इतना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो फिर भी खाते रहते हैं। और देन क्या होता है कि शर्म की वजह से वो अकेले ज़्यादातर अकेला खाते हैं और फिर बाद में बहुत गिल्ट फ़ील करते हैं। और अपने आप में भी ना इनमें कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि वो किस तरह से वो सारी चीज़ें खा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की, और मैं भी अक्सर घर में वेट करती हूँ कि घर वाले जो हैं अपने अपने रूम्स में चले जाएँ और फिर मैं खा सकूँ।
अब बिंज के बाद ना आपने बताया कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट और वेट बढ़ने का डर होता है। फिर आपको लगता है कि जो खाया है उसका इफ़ेक्ट किसी तरह ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए पर्सन जो स्टेप्स लेता है उन्हें हम कहते हैं कंपनसेटरी बिहेवियर्स। यानी कि ऐसे बिहेवियर्स जो हम तब करते हैं जब जो भी हमने खाया होता है ना उसको कंपनसेट करने के लिए या वेट बढ़ाने से बचने के लिए हम ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिससे वो हमारा वेट कम हो। जैसे हुँ। आपके केस में आपने कहा है कि आप खुद से वॉमिटिंग करती हैं, अगला मील स्किप कर देती हैं, पूरा दिन बहुत कम खाती हैं या फास्टिंग करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करती हैं, या कुछ आपने खुद कहा है कि अभी फ़िलहाल आप मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो पेट को साफ़ करने के लिए ना कि उनको वॉशरूम ज़्यादा अच्छे से आ जाए, या फिर वो मेडिसिन्स को मिसयूज़ करते हैं ताकि उनका जो भी एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन बॉडी में हुआ होता है ना वो निकल जाए। तो इससे क्या होता है कि ये सब अलग-अलग बिहेवियर्स हैं, लेकिन इनका पर्पस एक जैसा होता है कि पर्सन को लगता है कि जो भी खाया था ना उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। तो मेरे केस में वॉमिटिंग, नेक्स्ट मील स्किप करना और बहुत ज़्यादा वॉक करना तीनों कंपनसेटरी बिहेवियर्स हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। और इन कंपनसेटरी बिहेवियर से ना वॉमिटिंग या पेट साफ़ करने वाली मेडिसिन्स के मिसयूज़ को स्पेशली हम पर्जिंग कहते हैं। ये भी हमारी बुलिमिया नर्वोसा की ना एक टर्म है। उसमें क्या होता है कि हम मील स्किप करना, फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कंपनसेटरी बिहेवियर्स हैं, लेकिन टेक्निकली हम उनको पर्जिंग नहीं कहते। पर्जिंग में क्या होता है कि वॉमिटिंग होती है, या हम लग्जेटिव का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो है ना वो पेट साफ़ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पर्जिंग। जी। तो यानी जब बिंज ईटिंग बार-बार हो, उसके बाद वेट बढ़ने से बचने के लिए कंपनसेटरी बिहेवियर्स हों, और वेट और बॉडी शेप पर्सन के कॉन्फिडेंस और अपने बारे में राय पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा हो, तो इस ओवरऑल पैटर्न को ना हम अपनी नफ्सियाती ज़ुबान में बोलते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा। मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस ग्रीडी हूँ या मेरी विल पावर बहुत कम है। ये बहुत कॉमन फीलिंग है, लेकिन बुलिमिया ग्रीड या करैक्टर की कमी नहीं होती। ये ईटिंग, बॉडी रिलेटेड थॉट्स, इमोशंस और रिलीफ लेने वाले बिहेवियर्स का एक पैटर्न होता है रबिया। जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है ना, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि ये बस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। आज हम देखेंगे कि ये पैटर्न आपके केस में किस तरह चल रहा है, ठीक है। हुँ। मैं पेपर पर एक साइकिल बनाऊंगी और हम आपके मंडे वाले इंसिडेंट के बारे में देखते हैं। अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले मंडे की सुबह को आपके माइंड में क्या सोच आई थी? संडे को फैमिली डिनर था एक, और मैंने नॉर्मल से ज़्यादा खा लिया था तब, और मंडे को मुझे लग रहा था कि अगर मैंने दोबारा नॉर्मल खाया तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सोच आई कि मैंने कल ज़्यादा खाया था, अगर आज नॉर्मल खाया तो आपका वेट बढ़ जाएगा। और आपने बताया कि वेट का नंबर और बॉडी शेप आपके मूड और आपके कॉन्फिडेंस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट करते हैं। और जब वेट बढ़ने का डर होता है ना आपको, तो आपको लगता है कि फ़ौरन अपनी ईटिंग को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इस थॉट के बाद आपने फिर क्या किया था रबिया? मैंने ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर दिया था और लंच में भी सिर्फ मैंने कॉफ़ी पी थी। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, यानी कि ब्रेकफास्ट स्किप किया, लंच ना करने और ख़ुद को फ़ौरन से रोकना। आपको उस वक़्त लग रहा था कि मील स्किप करना आपको बिंज से बचाएगा या वेट कंट्रोल करेगा? बिल्कुल मुझे लगता था कि मैं अच्छी तरह कंट्रोल कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन शाम तक आपके जिस्म पर क्या इफ़ेक्ट हुआ था फिर? बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं इरिटेटेड भी हो रही थी कि फूड के बारे में सोच-सोच के ना। ठीक है, और ऑफ़िस में क्या हुआ था? ऑफ़िस में सुपरवाइज़र ने मेरी मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी थी। मुझे लगा कि मैं किसी भी काम में अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेप ये बन गया कि स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग्स जो खाने की हो रही थी, उसके साथ-साथ आपको ऑफ़िस वाला स्ट्रेस भी था और आपको अपने बारे में नेगेटिव सोचें भी आ रही थी। ठीक है, बिल्कुल। जब बॉडी को दिन भर इनफ फूड नहीं मिलता ना रबिया, तो नेचुरली हमें भूख स्ट्रॉन्ग लगती है और उससे रिलेटेड हमें ना खाने की सोचें भी बार-बार आती हैं। इसके साथ-साथ जब हमें फिर स्ट्रेस भी होता है, सैडनेस होती है या हमें एम्बैरेसमेंट भी हो, तो हमें अपने खाने पर कंट्रोल रखना और भी मुश्किल लगता है। तो आपके केस में भी ऐसा ही हो रहा था कि क्योंकि आपने खाना काफ़ी देर से नहीं खाया हुआ था, तो आपको भूख भी बहुत लगी थी, उसके साथ आपको स्ट्रेस भी शामिल हो गया और आपको अपने बारे में नेगेटिव सोचें भी आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सैड हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है।
ये सिर्फ़ ऑफ़िस का स्ट्रेस नहीं था, मैं फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा हंग्री थी। बिल्कुल। फिर घर आने के बाद आपने क्या किया था? मैंने पहले डिनर अवॉइड किया था, फिर किचन में कुछ बिस्किट्स मैंने देखे और फिर मैंने सोचा कि बस ये 1-2 मैं खा लेती हूँ। लेकिन फिर बिस्किट्स, केक, चिप्स मैं जो-जो मिलता गया मैंने खा लिया। ठीक है, यानी ये अब हमारा 4th स्टेप है कि आपने नॉर्मल से ज़्यादा खाया और फिर आपने क्या किया कि आप रुक नहीं सके और आपको रुक ना पाने का एहसास भी हुआ। ठीक है, शुरू में खाना आपको कैसा फ़ील हुआ था? कुछ देर के लिए ऑफ़िस वाली बात मेरे ज़हन से निकल गई थी, तो तब हुँ। मुझे थोड़ा सुकून मिला था। ठीक है, यानी खाने ने कुछ देर के लिए भूख भी कम की और डिफ़िकल्ट फीलिंग से भी आपकी अटेंशन को हटा दिया। लेकिन खाना छोड़ने के बाद क्या हुआ? मुझे लगा कि मैंने सब ख़राब कर दिया है और मुझे डर था कि अब मेरा वेट दोबारा से ना बढ़ जाए। ठीक है, ये हमारा 5th स्टेप हो गया कि आपका गिल्ट, शेम और वेट बढ़ने का डर भी इंक्रीज़ हो गया और आपके ज़हन में ये सोच आई कि मैंने अपनी डाइट ख़राब कर दी है, अब मेरा वेट बढ़ जाएगा, है ना? हुँ। और उसके साथ आपको ये फीलिंग्स आई कि आपका गिल्ट भी बढ़ गया, आपको घबराहट हुई और आपको खुद पर गुस्सा आया। ठीक है, ये और फिर इस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया रबिया? इस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए मैं वॉशरूम गई और फिर मैंने वॉमिटिंग कर ली। ठीक है, ये हमारा 6th स्टेप है कि आपने कंपनसेटरी बिहेवियर किए या पर्जिंग बिहेवियर्स किए जिनके बारे में हमने बात की थी कि हमारा बुलिमिया नर्वोसा का साइकिल है वो 3 चीज़ों में चलता है कि पहले हमारी बिंज ईटिंग होती है, उसके साथ-साथ हमारे जो होते हैं वो कंपनसेटरी बिहेवियर्स होते हैं या पर्जिंग बिहेवियर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं बिंज पर्जिंग साइकिल कि पहले हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके साथ फिर हम उस ओवर ईटिंग को कम करने के लिए कंपनसेटरी बिहेवियर्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 6 स्टेप है वो ये हुआ कि आपने खुद से वॉमिटिंग की ताकि आपको लगे कि खाया हुआ फूड बॉडी से निकल जाए। अच्छा आप रबिया मुझे बताएँ कि वॉमिटिंग के फ़ौरन बाद आपको कैसा लगा? थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला था और लेकिन घबराहट मेरी 90 थी और फिर 40 के करीब रह गई। ठीक है, ये हमारा 6th स्टेप है कि कुछ देर के लिए आपको गिल्ट और वेट बढ़ने के फ़ियर से रिलीफ़ मिला और आपको लगा कि जो भी प्रॉब्लम हुई थी ना उसे आपने ठीक कर लिया है। यहाँ तक वॉमिटिंग एक आपको सॉल्यूशन लगा लेकिन असल में साइकिल यहाँ से स्ट्रॉन्ग और हो गया। वो कैसे? ठीक है। जब वॉमिटिंग के बाद घबराहट होती है ना रबिया तो ज़हन एक लेसन या एक स्ट्रॉन्ग सा सबक सीख लेता है। वो ये सबक होता है कि हमारा माइंड कहता है देखा वॉमिटिंग करने से डेंजर कम हो गया है और अगली दफ़ा भी ज़्यादा अगर तुम खाओ ना तो वॉमिटिंग ही करना तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। इसीलिए तो जब भी आप खाना खाती हैं तो उसके बाद फ़ौरन से आप वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो आपका माइंड आपको हर बार ये रिकॉल करवाता है कि अब तुमने ज़्यादा तो खा लिया है, कोई बात नहीं लेकिन अब तुम वॉमिटिंग कर लो तो तुम्हें रिलीफ़ मिल जाएगा। इसलिए अब बिंज के बाद मुझे वॉमिटिंग का थॉट फ़ौरन आ जाता है। बिल्कुल और वॉमिटिंग के कुछ देर बाद आपने अगले दिन के लिए क्या डिसाइड किया फिर? कि अब मैं और स्ट्रिक्ट डाइट करूँगी और ब्रेकफ़ास्ट और लंच नहीं करूँगी। ठीक है और इस डिसीजन से साइकिल दोबारा पहले स्टेप पर आ गया या नहीं? जी, आ गया। ठीक है, तो हमारा 8th स्टेप हुआ कि अब मुझे कल और कम खाना होगा ताकि जो भी हुआ ना मैं उसको कंपनसेट कर सकूँ, ऐसा ही है? ऐसे ही है। फिर आपने क्या किया कि आपने मील स्किप किया, भूख आपकी और ज़्यादा बढ़ गई और अगले दिन फिर से आपका बिंज ईटिंग वाला साइकिल स्टार्ट हो गया। अब आपको रबिया समझ आया है कि जो आपका बिंज ईटिंग वाला साइकिल है वो कैसे मेंटेन हो रहा है। बिल्कुल। हमने इसको टोटल 8 स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप आपने बताया कि आपको वेट बढ़ने का डर और बॉडी शेप से अपनी वैल्यू जज करना बहुत ज़्यादा इसकी सोचें आती हैं। फिर आप क्या करती हैं कि आप सख्त डाइटिंग करती हैं, मील स्किप करती हैं और आप फूड को कम कर देती हैं। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है और आप अकेला फ़ील करती हैं। ये आपके सारे बॉडी के ट्रिगर्स हैं। देन क्या होता है कि आप जब फिर दोबारा से इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म होती हैं तो खाना खाती हैं और आपका कंट्रोल लूज़ हो जाता है खाना खाते वक़्त और आप खाती रहती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं उस टाइम तो आपको रिलीफ़ होता है लेकिन कुछ देर के बाद आपको वही गिल्ट, शेम और वेट बढ़ने का डर होता है, जो कि फिर इंटरलिंक्ड होता है आपकी वॉमिटिंग से। आप क्या करती हैं, वॉमिटिंग करती हैं, मील स्किप करती हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हैं। फिर क्या होता है कि आपको कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, फिर आपका माइंड ये सीख लेता है कि जो तुम कंपनसेटरी बिहेवियर्स कर रही हो यही अच्छे हैं, अगली दफ़ा भी अगर तुम खाना ज़्यादा खा लो तो ये कर सकती हो। फिर आप क्या करती हैं कि दोबारा से और ज़्यादा सख्त डाइट करती हैं और इसी तरह से आपका जो पूरा बुलिमिया का साइकिल है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब आपको समझ आई है? बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। तो मतलब मैं जो चीज़ें वेट कंट्रोल करने के लिए कर रही हूँ, वही प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं।
जी रबिया, लेकिन इसे आपकी हम गलती नहीं कहना चाहते और ना ही हमें कहना चाहिए। जब भी किसी पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट और घबराहट हो ना, तो वह नेचुरली फ़ौरन रिलीफ़ चाहता है। जी। वॉमिटिंग उस वक़्त उसको सबसे ज़्यादा रिलीफ़ देने का तरीका लगता है। फिर मील स्किपिंग भी पर्सन को ये फ़ील करवा सकता है कि अब मैं दोबारा कंट्रोल में हूँ। मसला ये है कि वक़्ती सुकून ज़हन को ना लॉन्ग टर्म में एक गलत सबक सिखा देता है। सोचिए कि घर में स्मोक अलार्म बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है और हल्की-सी भाप पर भी अलार्म ज़ोर से बजने लगा है। तो हर दफ़ा अलार्म बजने पर आप पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती हैं ना? तो अलार्म तो चुप हो जाएगा, लेकिन अलार्म सिस्टम ये भी नहीं सीखेगा कि हर बार फायर नहीं होती। इसी तरह आपके बिंज के बाद वेट बढ़ने का फ़ियर भी होता है ना, वो अलार्म की तरह है। यानी वॉमिटिंग या फास्टिंग से अलार्म कुछ देर के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन ज़हन ये नहीं सीख पाता कि गिल्ट और घबराहट को बिना कंपनसेटरी बिहेवियर्स के भी हैंडल किया जा सकता है। तो मैं जितनी दफ़ा वॉमिटिंग करती हूँ, उतना मेरा माइंड उसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए हमें अर्ज ज़्यादा आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जाती है और फिर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाती है। ओके, ये सुनकर मुझे लग रहा है कि मैंने खुद के लिए प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। मैं समझ सकती हूँ रबिया कि ऐसी जो सोचें हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म करती हैं, लेकिन आपने जानबूझकर प्रॉब्लम नहीं बढ़ाई। आप डिफ़िकल्ट फीलिंग्स और वेट के फ़ियर को मैनेज करने के लिए वो तरीका यूज़ कर रही थी जो उस वक़्त इफ़ेक्टिव आपको लग रहा था, और किसी ने आपको ये साइकिल समझाया भी नहीं था। इसलिए अब आपको हमने साइकिल समझाया ना, तो इसका मकसद ही ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम की इनसाइट हो सके और फिर हम मिलकर इस पे काम कर सकें, ठीक है? ये बात थोड़ा-सा रिलीफ़ दे रही है। चलिए आपकी कज़न के कमेंट वाली सिचुएशन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि ट्रिगर चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर का जो पैटर्न है ना, वो सेम रहता है। आप मुझे बताएं कि कज़न ने आपको क्या कहा था? उसने मेरी पिक्चर्स देखी और कहा था कि मैं हेल्दी लग रही हूँ। ठीक है, और आपके ज़हन ने उसका क्या मतलब निकाला था रबिया? मुझे लगा कि वो कह रही है कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ और सब मेरा वेट नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या फ़ील हुआ? उस टाइम मुझे बहुत शर्म और घबराहट होने लग गई और मैं मिरर में स्टमक चेक कर रही थी बार-बार। ठीक है, और फिर खाने के साथ आपने क्या किया? इसी गिल्ट में मैंने डिनर बहुत कम किया था। फिर आपने बाद में क्या किया? स्वीट्स और ब्रेड्स भी मैं फिर खाती चली गई। ठीक है, और फिर बाद में? बाद में मैंने वॉमिटिंग नहीं की, लेकिन अगले दिन मैंने ब्रेकफ़ास्ट और लंच स्किप कर दिया था। ठीक है। अब आप नोटिस करें कि इस दफ़ा आपका ट्रिगर ऑफ़िस वाला स्ट्रेस नहीं था, बल्कि आपकी बॉडी रिलेटेड कमेंट था जो आपकी कज़न ने आपको दिया था। लेकिन आपका साइकिल फिर भी सेम रहा कि आपको बॉडी रिलेटेड कमेंट आया कि आपका वेट बढ़ गया वाली सोच, फिर आपको वही शर्म, घबराहट हुई, आपकी भूख ज़्यादा हो गई, आपने रात को बिंज ईटिंग की, फिर आपका गिल्ट बढ़ा, देन क्या किया कि आपने नेक्स्ट टाइम फिर से मील स्किप कर दिया और दोबारा से आपका वही साइकिल स्टार्ट हो गया। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि पहली सिचुएशन में वॉमिटिंग हुई और दूसरी सिचुएशन में आपने मील स्किप किए, लेकिन दोनों बिहेवियर्स का काम सिर्फ क्या था कि आपका वेट जो है उसको मैनेज कर सकें, ऐसे ही है? जी। दोनों में मैंने जो भी खाया था उसकी मैं भरपाई करना चाहती थी। बिल्कुल। इसलिए ट्रीटमेंट में हम सिर्फ वॉमिटिंग को नहीं देखेंगे, बल्कि हम मील स्किपिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा जो रिजिड रूल्स बनाए हुए हैं ना अपनी फूड को लेके, उसको भी देखेंगे, जो कि हमारी साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है? जी, इसीलिए मुझे रिलीफ़ मिलता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत जो कॉमन गलतफ़हमी है ना, उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि वॉमिटिंग के बाद आपको लगता है कि जो खाया था वो बॉडी से निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बहुत से लोग जो पर्जिंग करते हैं ना, उन्हें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जो वॉमिटिंग है ना, वो खाए हुए फूड या कैलोरीज़ को रिलायबल रिमूव नहीं करती, बल्कि हमारा डाइजेशन खाना खाते ही स्टार्ट हो जाता है और पर्सन ये एक्यूरेटली नहीं जान सकता कि कितना फूड बॉडी में रह गया है और कितना निकला है। तो इसलिए वॉमिटिंग वेट कंट्रोल का रिलायबल तरीका नहीं है रबिया, लेकिन बॉडी को वीकनेस, डिहाइड्रेशन, थ्रोट इरिटेशन और सॉल्ट्स का इम्बैलेंस का रिस्क ज़रूर देती है, जिसकी वजह से हमें और भी बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं हेल्थ का रिस्क ले रही हूँ, लेकिन फिर भी जो पर्पस है वो प्रॉपर्ली अचीव नहीं हो रहा। बिल्कुल। और एक और प्रॉब्लम ये है कि जब माइंड को लगता है ना कि बिंज को बाद में वॉमिटिंग से मैनेज कर लिया जाएगा, तो बिंज से पहले रोकने वाली जो बाउंड्री होती है ना, वो और भी वीक हो जाती है, तो आपका साइकिल जो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब कि माइंड कहता है अब खा लो,
बाद में वॉमिटिंग कर लेना। जी, बिल्कुल। और हर दफ़ा कॉन्शियसली ऐसा सोच ज़रूरी नहीं आता, लेकिन साइकिल के अंदर ये लर्निंग डेवलप हो सकती है। इसलिए वॉमिटिंग बिंज का सॉल्व करने के बजाय ना हम बिंज पर साइकिल को कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए हमारा जो काम होगा ना, हम आपके बिंज पर साइकिल पर काम करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस प्रॉब्लम पर किस थेरेपी के थ्रू काम करेंगे। इसे हम कहते हैं CBTE, यानी कि इसका फुल नेम है इन्हांस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है? जी। इन्हेंस का क्या मतलब है? बिल्कुल। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ ना, तो CBT को ईटिंग प्रॉब्लम्स के लिए और ज़्यादा फोकस्ड और डिटेल बनाया गया है। इसलिए हम CBT के साथ E लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि सोचें, हमारी फीलिंग्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स और वेट कंट्रोल जो बिहेवियर्स हैं और बॉडी के बारे में हमारे जितने भी बिलीफ हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हम आपके साइकिल में भी देख रहे हैं कि मेरा वेट बढ़ जाएगा वाली सोच आपको घबराहट देती है, और घबराहट की वजह से आप मील स्किप करती हैं, जो कि एक बिहेवियर है। और मील स्किपिंग से आपकी भूख और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग भूख और स्ट्रेस के बाद आपकी बिंज स्टार्ट होती है। बिंज के बाद आपको गिल्ट से बचने के लिए वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है आपको, जिससे अगले एपिसोड में आपकी वॉमिटिंग का अर्ज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए CBTE में ना हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वॉमिटिंग बंद करें या खाना कंट्रोल करें, बल्कि हम पूरे साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले किस चीज़ पर काम करेंगे? ठीक है। रबिया, सबसे पहले हम आपकी ईटिंग को मॉनिटर करना कंटिन्यू करेंगे। देन हम अगले सेशन में आपको मील्स के दरमियान बहुत लंबी गैप्स और एक्सट्रीम भूख कम करने के लिए रेगुलर ईटिंग पैटर्न इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी। फिर हम आगे के सेशंस में कुछ और चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी, ठीक है। मतलब रेगुलर ईटिंग से का सुनकर मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि मेरा पेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल रबिया, ये कंसर्न आपका अंडरस्टैंडेबल है। आप काफ़ी टाइम से कम खाने के जो सेफ्टी बिहेवियर्स है ना, और कंट्रोल करने के साथ कनेक्ट कर रही हैं, इसलिए रेगुलर ईटिंग शुरू में आपको अनसेफ लग सकती है। हम आप पर कोई भी सडन प्लान फोर्स नहीं करेंगे। अगले सेशन में आपके रूटीन को देखकर हम एक मैनेजेबल प्लान बनाएंगे, और आपके वेट रिलेटेड जितने भी फियर्स हैं ना, उनको साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है? ओके, मतलब हम आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। बिल्कुल। थेरेपी हमारी जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलकर होगी। हम मिलकर डिसीजन लेंगे और हर स्टेप को रीज़न के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है? जी, ठीक चलिए, है। आज की पूरी डिस्कशन का हम खुलासा करते हैं कि आज आपको हमने क्या-क्या चीज़ें थेरेपी में सिखाई। आपको हमने बुलिमिया के बारे में समझाया। अब आप मुझे बताएँ कि आपको बुलिमिया के बारे में क्या समझ आया रबिया? यही कि बिंज ईटिंग सिर्फ ज़्यादा खाना नहीं होता, इसमें नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खाना और कंट्रोल लूज़ होने का एहसास दोनों शामिल होते हैं। बिल्कुल। और कंपनसेटरी बिहेवियर्स? आई थिंक यही कि बिंज के बाद जो खाया है उसकी भरपाई करना, या वेट बढ़ाने से बचने के लिए जो बिहेवियर्स किए जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग, मील स्किप करना या एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है। और पर्जिंग? पर्जिंग में वॉमिटिंग या मेडिसिन के थ्रू फूड को बॉडी से निकालने की कोशिश पर्जिंग होती है, मतलब बिल्कुल। वॉमिटिंग करना। ठीक है। और आपका साइकिल किस तरह से स्टार्ट होता है? वेट बढ़ने के फियर से मैं स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ, मील स्किप कर देती हूँ, और मुझे जो भूख और फूड्स के थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे होते हैं। अगर मैं स्ट्रेस या बॉडी रिलेटेड कमेंट्स भी हो ना, तो मैं कंट्रोल लूज़ कर देती हूँ। ठीक है। और बिंज के बाद? इसके बाद गिल्ट और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, फिर मैं वॉमिटिंग करती हूँ और मील स्किप कर देती हूँ, एक्स्ट्रा वॉक कर लेती हूँ उसके बाद। कुछ देर का उससे मुझे रिलीफ मिलता है, लेकिन इसी रिलीफ की वजह से मेरा माइंड नेक्स्ट टाइम भी यही बिहेवियर रिपीट करना चाहता है। बिल्कुल, बहुत एक्यूरेटली आपने समराइज़ किया है। CBTE किस चीज़ पर काम करेगी? अभी तक आपको क्या समझ आया? यही कि सिर्फ वॉमिटिंग पर नहीं, बल्कि मेरी ईटिंग, थॉट्स, फीलिंग्स, फूड रूल्स, बॉडी कंसर्न्स और कंपनसेटरी बिहेवियर सब पर स्टेप बाय स्टेप काम होगा। बिल्कुल रबिया, आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ही हमारी ये है कि आपके विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि एक साइकिल है, और जब साइकिल समझ आ जाए ना, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है? मुझे अब पहली दफ़ा आज फील हो रहा है कि मेरी प्रॉब्लम समझ आ गई है,
और अब पहले मुझे लगता था कि ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी ना किसी को ठीक भी। है। आज के सेशन का हमारा मकसद भी यही था कि आपको अपनी प्रॉब्लम की इनसाइट हो सके, ताकि आपको पता हो कि आपकी प्रॉब्लम मैनेज हो सकती है, ठीक है? जी। अच्छा रबिया, आपने इस हफ़्ते ना रियल टाइम बुलिमिया साइकिल मॉनिटरिंग शीट कंप्लीट करेंगी। जब भी मेन ईटिंग एपिसोड स्टार्ट हो ना, आपने जितनी जल्दी पॉसिबल हो ना, आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है कि ट्रिगर क्या था, उस वक़्त क्या इंपॉर्टेंट सोच आई, आपका मूड कैसा था, आपने मील स्किप किया और फिर आपने क्या किया, और उसके बाद कंपनसेटरी बिहेवियर्स किए या नहीं किए, देन आपको कितनी देर के लिए रिलीफ मिला, ठीक है? मिनिमम कितनी एंट्रीज़ करनी होगी? कम से कम आपको 3 डिफरेंट सिचुएशंस लिखनी है, लेकिन ईटिंग का बेसिक टाइम और पैटर्न जितना पॉसिबल हो ना, आपने रिकॉर्ड ज़रूर करना है, ठीक है? इस हफ्ते हम सिर्फ नोटिस और समझना चाहते हैं कि आपको अभी फोर्सफुली वॉमिटिंग स्टॉप करने या अपना ईटिंग पैटर्न खुद से सडनली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सेशन में हम रेगुलर ईटिंग का सेफ और मैनेजेबल स्टेप प्लान करके बनाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। आपने सेशन के स्टार्ट में कहा था कि आपकी प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी। 0 से 10 तक के स्केल पर शायद आप अगर मैं रेट करूँ तो ये शायद 8 होगी। ठीक है, और अब आई थिंक 4 है। हुँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि मील स्किप करना, बिंज और वॉमिटिंग अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही साइकिल का हिस्सा है। बिल्कुल। आज आपने अपना साइकिल बहुत क्लियरली समझा है। अगले सेशन में हम इसी साइकिल को ना एक इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी इर्रेगुलर ईटिंग और लॉन्ग गैप्स पर प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ रबिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।